Good morning, student. In today's session, we will discuss the electric potential due to a continuous charge distribution. तो पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं और फिर जो इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो अब तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पॉइंट चार्ज का पढ़ रहे थे। तो जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है पॉइंट चार्ज क्यू। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है। और उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। तो वो जो पोटेंशियल है वो है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। फील्ड में आर स्क्वायर आता है, पोटेंशियल में आर आता है। तो जैसा कि हमने देखा कि मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है क्यू और आप इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये जो पोटेंशियल है वो हम कैसे निकालते थे? ये जो पोटेंशियल था हम इस ऐसे निकालते थे कि मान लो इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज लाते थे पॉइंट पी तक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज की वजह से, और उस वर्क डन को हम जिस चार्ज को मूव कराते थे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे तो हमें पोटेंशियल निकल जाता था हमारा। यही फिलॉसफी जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिन जिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है उनके लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ओके। तो देखिए जैसे हम मैं ये वाली सिचुएशन ले लेता हूं पहली कि एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं और उसकी वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है ये, है ना। तो ये मान लीजिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसकी जो अपनी रेडियस है वो आर है। ठीक है। और मैं इसके सेंटर पर आर दूरी पर पॉइंट पी पर क्या फील्ड होगी? तो मुझे जो यहाँ पे फील्ड है वो तो मालूम है, ये होती है E अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बट यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा वो मुझे पता करना है या ड्राइव करना है। ओके। इसी तरीके से अंदर की अगर बात करें तो अंदर फील्ड क्या है? 0। बट यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा ये मुझे पता करना है। इसी तरीके से हम दूसरा केस सोच सकते हैं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस आर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है और इस पे जो डेंसिटी हम लेते हैं वो बेसिकली क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइंट पी पर आर दूरी पे सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम जानते हैं। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा वो पता करना है।
तो अगर देखें ये फार्मूला पॉइंट चार्ज से मैच कर रहा है तो पोटेंशियल का फार्मूला भी पॉइंट चार्ज वाला हो जाएगा, लेकिन हम इसको ड्राइव करेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे फील्ड नॉन जीरो होती है और पोटेंशियल क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना होगा। इसी तरीके से हम सोच सकते हैं लीनियर चार्ज का या रिंग का, ये हम डिफरेंट सिनेरियो में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर हम रिंग की बात करें, तीसरा केस ये हो सकता है। थर्ड थर्ड केस हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके ऊपर क्यू चार्ज आपने दे दिया। इसका फील्ड का तो डेरिवेशन हम कर चुके हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर ये इसका क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस अपनी आर है और इससे एक्स दूरी पर पॉइंट पी पर आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा क्या होगा वो हमें ड्राइव करना है। इसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके केस में हम कैसे निकालेंगे। तो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर सकते हैं और ये हमारी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी लैम्डा चार्ज डेंसिटी, और हम बात करते हैं पॉइंट पी पर आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा वो हमें पता करना है। पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर वो हमें पता करना है। तो बेसिकली ये डेरिवेशंस हमें करने हैं पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। तो अब चलिए इसको वन बाय वन ये डेरिवेशंस हम करते हैं। तो पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। ओके, स्फेरिकल शेल। तो वो जो स्फेरिकल शेल है वो कंडक्टिंग भी हो सकती है, यानी कि इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है कि ये इसमें क्या होगा कि सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे होगा, ठीक है। ये सॉलिड कंडक्टर है, इसको अभी हम ऐसा करते हैं, इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा सॉलिड कंडक्टर है। क्या है? सॉलिड कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे होगा, तो कहने को तो ये सॉलिड कंडक्टर है, बट ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये सॉलिड है, कंडक्टर है, बट ये इक्विवेलेंट टू शेल। इक्विवेलेंट टू शेल होगा क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। या फिर वो है ही शेल, स्फेरिकल शेल, तो इट्स अ स्फेरिकल शेल, अंदर से खाली ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो सारा चार्ज सरफेस पे हम रख ही सकते हैं उसके। तो इट इज अ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, और सारा का सारा चार्ज सरफेस पे। तो इन ये डेरिवेशन जो है वो इन दोनों सिनेरियोस के लिए वैलिड है क्योंकि चार्ज सरफेस पे है, अंदर नहीं है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पे दोनों के केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज सिग्मा, इट इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज में सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे।
तो ये जो डेरिवेशन है वो इन दोनों केसेस के लिए वैलिड होगा। तो चलिए अब इसमें करते हैं हम। अब इस डेरिवेशन में हम तीन केसेस पढ़ेंगे। केस वन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, at a point outside the sphere, outside the sphere। इसका मतलब जो पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से, स्मॉल आर, वो रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा है। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्फीयर हो गया और इस स्फीयर पे चार्ज क्यू है। तो दिस इज द स्फीयर, इस स्फीयर की अपनी रेडियस आर है एंड द एंटायर चार्ज इज ऑन सरफेस। शेल की बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इसको स्फेरिकल शेल लिखते हैं क्योंकि स्फेयर मतलब सॉलिड स्फेयर हो जाएगा और हम जो बात कर रहे हैं वो स्फेरिकल शेल के लिए कर रहे हैं। स्फेरिकल शेल क्लियर है कि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है। अब हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जो कि पॉइंट पी है, which is located at a distance r from the center of the sphere. Now I want to find out the potential at this particular point. तो इसका डेरिवेशन बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पॉइंट चार्ज के लिए किया था, क्योंकि फील्ड इसकी सेम होती है जो पॉइंट चार्ज की होती है। तो हम एक काम करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से मूव कराते हैं पॉइंट पी तक। तो यहाँ पे ये आर पॉइंट ले लेते हैं एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, और यहां से एक टेस्ट चार्ज मूव कराया जाता है। ओके, टेस्ट चार्ज मूव कराया ना टुवर्ड्स द स्फीयर। तो इस टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे तो ऐसा करने में कुछ वर्क डन होगा और उसी वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है और उस वर्क डन को इस चार्ज क्यू नॉट से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट ए कंसीडर करते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट बी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ए का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं x प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स, और जो बी का डिस्टेंस ले लेते हैं वो x ले लेते हैं। स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिफरेंस है डिस्टेंसेस में ए और बी में। ठीक है, तो इसको x मार्क कर लेते हैं। ये हमारा x प्लस डी एक्स हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा कंडीशन हो गई। अब मान लो अगर टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर है तो उसका एफबीडी क्या बनेगा? तो देखिए टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा क्यू नॉट है, यहाँ पे ए पॉइंट पर क्यू नॉट। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो ये लगेगी, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगी। ठीक है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है dx वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इनके बीच में जो एंगल हुआ वो कितना हुआ? 180 डिग्री का। और इसको मूव कराने के लिए एजेंट को जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, और एजेंट फोर्स इसको हमें स्लोली मूव करना है, इसको वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करनी है, इसका एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखिए स्मॉल amount of work done by, small amount of work done by electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो जो डी डब्ल्यू होगा वो होगा एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट।
इसको dw को लिख सकता हूं f dx cos 180 डिग्री, और जो f की वैल्यू होगी वो होगी q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर cos 180 माइनस 1 हो जाएगा इंटू dx। अब क्योंकि हम इसको इंफिनिटी से पॉइंट पी तक मूव कर रहे हैं जो कि r दूरी पर है, तो हमें इस एक्सप्रेशन को प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये माइनस है, ये इंटीग्रेशन का साइन क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx, और ये जो लिमिट है ये हमारी हो जाएगी इंफिनिटी से लेके r तक। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा w, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही आ जाएगा इंटीग्रेशन से, फिर w इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा -1/x इंफिनिटी से लेके r तक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे वर्क डन हो जाएगा आपके पास q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज एंड दैट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये फार्मूला मैच कर रहा है जो कि पॉइंट चार्ज के लिए होता है, क्योंकि फील्ड भी पॉइंट चार्ज वाली है, फील्ड भी जो है एग्जैक्टली जैसे पॉइंट चार्ज के लिए होती है वो है, तो इसलिए पोटेंशियल का फार्मूला भी मैच कर रहा है। अब चलिए इसका केस 2 करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल शेल, यानी कि अभी जो हमें केस कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है कि जो स्मॉल आर है पॉइंट बी का डिस्टेंस वो रेडियस ऑफ द शेल के बराबर है। तो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस पे ये शेल है, इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट पी सरफेस पे है, आर दूरी पे सेंटर से। ओके, तो आर इंफिनिटी पर है एक पॉइंट जहां से हम क्यू नॉट को इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की तरफ मूव कराएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप जैसे आपने पढ़ा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट जो अभी हमने देखा तो वो फार्मूला आ रहा था V अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये जो आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक potential at the surface of the shell, surface of the shell, at the surface of the shell जो होगा वो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, इसकी एक दूसरी अप्रोच भी है, वो देख सकते हैं, वो डेरिवेशन ही है हमारा कि मान लीजिए ये हमने x डिस्टेंस पर ले लिया पॉइंट A, x प्लस डी एक्स पर ये हमारा पॉइंट B है, ये जो डिस्टेंस है वो हमारा है x प्लस डी एक्स, ठीक है, और ये हमारा जो B की दूरी है वो x के बराबर है। तो Q चार्ज को जब हम यहाँ से मूव, यहाँ पे है किसी पे, तो इधर जो लगेगा आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इस पे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इतनी ही फोर्स एजेंट को लगानी पड़ेगी इसको स्लोली मूव कराने के लिए। ओके, और जो आपका dx है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल amount of work done
by electrostatic force in moving the charge from A to B, ए से बी की तरफ, तो वो जो डी डब्ल्यू होगा वो होगा एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दिए, तो जिसला पिछला डेरिवेशन था वही था, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट होगा इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वर्क डन आएगा सॉल्व करके ये आएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसके बाद पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक potential at the surface of the shell, शेल पे हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू w बाई क्यू नॉट, एंड दैट विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, क्लियर है? तो ये पोटेंशियल एट दी सरफेस हो जाएगा। अब इसमें एक कंसेप्चुअल चीज और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक पोटेंशियल सरफेस से भी रिलेटेड है थोड़ी सी। तो देखिए ये हमारा शेल है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ होता है। तो ये रेडियस आर है, ठीक है, और हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ये हमने ए ले लिया, एक पॉइंट बी है ना, एक पॉइंट सी है, और एक पॉइंट डी है। और हम एक चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ मूव कराते हैं बाई रैंडम पाथ, किसी भी पाथ से, आर एट इन्फिनिटी यहाँ से क्यू नॉट को मूव कराना स्टार्ट करते हैं। तो एक पाथ तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने डायरेक्टली मूव करा दिया। मान लीजिए एक पाथ हमारा ये हो गया, यहाँ से इसको डायरेक्टली हम यहाँ मूव करा देते हैं, ये पाथ ए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इस चार्ज को मूव करा के यहाँ ला सकते हैं बी पे, ये क्या हो गया, पाथ बी, ठीक है। इसी तरीके से हम इस चार्ज को मूव करा के मान लीजिए यहाँ पे ला सकते हैं सी पे, ये पाथ सी हो गया। और इसी तरीके से हम इस चार्ज को मूव करा के डी तक ला सकते हैं, तो ये हो गया पाथ डी, ठीक है। तो जो वर्क डन है इन पाथ में वो सेम होगा, ठीक है। तो वर्क डन इन ऑल पाथ विल बी सेम, वर्क डन इन ऑल पाथ विल बी इक्वल, और जो वो वर्क डन है वो होगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसका मतलब जो पोटेंशियल एट ए है, जो पोटेंशियल एट बी है, जो पोटेंशियल एट सी है, और जो पोटेंशियल एट डी है, वो भी बराबर होगा, क्योंकि वो वर्क डन बाई क्यू नॉट होगा। तो वो जो पोटेंशियल है वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। इसका मतलब इस पे कोई भी पॉइंट हो उसका पोटेंशियल सेम होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, और जो कि होती है। ओके, चलिए इसका केस 3 डिस्कस करते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट inside the spherical shell inside the spherical shell यानी कि आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है। तो ये हमने एक शेल कंसीडर की जिसकी सरफेस पे क्यू चार्ज है। इस शेल की रेडियस आर है और इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल जो है इनसाइड द शेल जो है वो जीरो है। ओके, अब आप ये देखो कि हम एक पॉइंट इसकी सरफेस पे ले लेते हैं और उस पर पोटेंशियल लिखते हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट जो है इसकी सरफेस पे है, मैंने ए पॉइंट ले लिया, दिस इज ए पॉइंट विच इज एट दी सरफेस ए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा और उसकी वैल्यू होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। और एक पॉइंट मैंने शेल के अंदर लिया जो कि बी है और वो आर डिस्टेंस पर है सेंटर पे। अब एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट जो कि सरफेस तक आ चुका था, इंफिनिटी से आप सरफेस तक ले आए, अब उसको क्यू नॉट को आप जो है वो ए से बी लेके जाना चाहते हैं, यहाँ से किसी भी रैंडम पाथ से यहाँ से यहाँ तक रहना चाहते हैं। तो कितना वर्क डन होगा वो हमें देखना है और उसके बेसिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट थॉट में जो आंसर आता है माइंड में वो ये आता है, यार फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, बट ये करेक्ट नहीं है। पोटेंशियल शेल के अंदर नॉन जीरो होता है, इसको देखिए हम प्रूव करते हैं। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम उसी का यूज करते हैं, डीवी बाई डी आर। तो हम जो है चार्ज को ए से बी ला रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल वीबी हो गया, ये वीए हो गया। डी आर जो है वो जो डिस्टेंस है वो हमारा आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, जो डिस्टेंस हमने मूव करा है, और ये फील्ड जीरो है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वीए इज इक्वल टू वीबी आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल शेल के अंदर होगा। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स काफी बनते हैं। तो वीबी माइनस वीए, आर माइनस स्मॉल आर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वीए इज इक्वल टू वीबी एंड इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये बात आपको याद रखनी है कि शेल के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लें, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा जो है वो सेम होगा जो कि सरफेस पे होगा। जैसे अब मान लो हम ए पॉइंट नहीं लेते, हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं। हमने पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया यहाँ पे सरफेस पे, और एक पॉइंट मान लो हमने यहाँ पे डी ले लिया। अब ये भी जो है वो शेल के अंदर है। अब यहां से यहां तक अगर हम चार्ज को मूव करके ला रहे हैं सी से डी, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या होगा, सरफेस पे है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी, जो सरफेस वाला पोटेंशियल है वो यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक कर सकते हैं कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है, सी पे जो पोटेंशियल है वो है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें डी पे पोटेंशियल निकालना है। तो अगेन हम वो रिलेशन यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, ये हमारा जीरो है, ये माइनस वी डी, फाइनल पॉइंट डी है, सी से डी पे ला रहे हैं, ये सी है, और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो आर माइनस आर है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो वी डी इज इक्वल टू वी सी हो जाएगा। अगेन ये जो पोटेंशियल है
वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट डी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये है कि शेल के अंदर कोई भी पॉइंट आप ले लें, वहां पे पोटेंशियल जो है वो नॉन जीरो होगा, और वही, और जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो वही होगी जो सरफेस पे होगी। तो मान लीजिए ये मैंने शेल ले लिया, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट पॉइंट्स लगाऊंगा और उस पर पोटेंशियल लिखूंगा। तो कोई भी पॉइंट ले लो इसके अंदर, इस पे पोटेंशियल सेम होने वाला है, क्यू हो गया, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इस पे तो पोटेंशियल वही सरफेस वाला होगा, ठीक है। तो वो पोटेंशियल होगा वी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसकी रेडियस R ले लेते हैं, ठीक है, R रेडियस है। अब मान लो आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट इनसाइड दी शेल, इन सब पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, इन सब पे पोटेंशियल जो है, इन सब पे पोटेंशियल, आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट, इन सब पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस वॉल्यूम इज नोन एज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। जब मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया था तो वहां पे इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम का भी मैंने टर्म यूज किया था, और ये बोला था कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्फीयर के अंदर वाला रीजन है, ठीक है, द रीजन इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell is known as equipotential volume, equipotential volume, because potential at point, because potential at each point inside the shell is equal, ठीक है, इक्वल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि शेल के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, यूनिफॉर्म चार्ज के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज के शेल के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विद R फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम जो शो करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो करेंगे, और एक्स एक्सिस पर हम जो पोटेंशियल करेंगे वो आर शो करेंगे। तो इस पर आर हो गया, इस पे वी हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ये ले लेते हैं सरफेस वाला पॉइंट, जहां पे आर इज इक्वल टू आर है। सरफेस से आगे बढ़ेंगे तो आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी हो जाएगी, और सरफेस से अंदर आएंगे इनसाइड द शेल तो आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। इसका वेरिएशन शो कर लेते हैं हम। तो देखिए, वेरिएशन शो करते हैं। तो आउटसाइड द शेल जो पोटेंशियल होता है वो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये इस तरीके से वेरिएशन होगा, लेकिन ये एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इस तरीके से पैरेलल कर देंगे हम। और शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और जो वैल्यू सरफेस पे होती है वही शेल के अंदर होती है। तो ये जो वैल्यू है वो होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद R। जबकि अगर हम इसमें वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करें तो वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। क्या होगा वो देखिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ऑफ
graph showing the variation, graph showing the variation of electric field E with R for for uniformly charged spherical shell। तो उसके अंदर फील्ड जो है वो जीरो होती है, अंदर फील्ड जीरो होती है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। ये हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं गॉस लॉ में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ड्रॉ कराया था मैंने आपको। तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको ड्रॉ। एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम आर शो करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा आर हो गया। एक पॉइंट हम चूज करेंगे यहाँ पे जो कि सरफेस पे होगा। ठीक है, तो सरफेस पे हम इसको बना सकते हैं आर इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर, इट इज आर लेस देन आर। रेफरेंस लाइन बना ली। ठीक है, ये हो गया। अब अंदर तो जीरो होती है, तो अंदर जो हम बनाएंगे वो थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे, इसको डाल देंगे। तो यहाँ तो फील्ड जीरो होगी, ये जीरो है ना, ये जीरो हमने बना दी वाइट, ये जीरो हो गई। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो इस तरीके से वेरी करेगी क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो वो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे वेरी करेगी एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस से? एट इंफिनिटी एक्स एक्सिस। क्योंकि अगर आप देखें तो इफ आर टेंडिंग टू इंफिनिटी देन ई टेंड्स टू जीरो। ओके, चलिए अब जो इसका केस वन हमने किया था, आउटसाइड पॉइंट जब आर ग्रेटर देन आर था, हम उसको एक अलग अप्रोच से भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। मेथड टू केस वन को सॉल्व करने के लिए इस डेरिवेशन का। तो ये था केस वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर चार्ज है, रेडियस आर है। मुझे पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से हम लेकर आएंगे पी तक। तो एक तो जो पहला मेथड था उसमें हमने जो है वर्क डन की अप्रोच यूज की थी। ठीक है, यहाँ पे हम एक डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं। वो हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब क्योंकि x डिस्टेंस की बात करें, कोई इंटरमीडिएट डिस्टेंस की बात करें, तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। अब हमें v तो निकालना है एट पॉइंट p पर, और E हमें गिवन है। यहाँ पे जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो x डिस्टेंस पर क्या होगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन यूज करते हैं और इसको अंडर प्रॉपर लिमिट हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा ये वाला मेथड। ओके, तो हम जो dv को लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, यहाँ पे dx आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट में। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से लेके आर तक। इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो और v, v इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P is an electric potential
पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इसको करेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी है, एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके आर तक। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v माइनस 0, है ना, माइनस ये आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा -1/x इन्फिनिटी से आर तक। और जब आप सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये भी एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। ओके, तो या तो आप वर्क डन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप E इज इक्वल टू माइनस dp/dr से रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्फेरिकल शेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसपे इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो हम इसमें डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो सिचुएशन डिस्कस करते हैं वो है, तो शेल के जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा विच इज आउटसाइड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज VA इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और अगर हम इसके किसी इनसाइड पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं, मान लो एक पॉइंट ये है जो कि R2 डिस्टेंस पर है, एक पॉइंट C है जो कि R3 डिस्टेंस पर है, और R3 डिस्टेंस जो है वो रेडियस से कम है। तो ये C पॉइंट हो गया, ये R3 डिस्टेंस हो गया। ओके, तो पोटेंशियल एट B जो होगा वो जो सरफेस पे होगा वही होगा, पोटेंशियल एट CB जो होगा जो सरफेस पे होगा, which is Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R where R is the radius। ओके, तो ये जो सिचुएशन है वो काफी सिंपल है। प्रॉब्लम इस सिंपल सिचुएशन पे नहीं पूछी जाती, वो थोड़ा सा चेंज करा जाता है। तो उस चेंज को डिस्कस करते हैं कि वो चेंज क्या है। बेसिकली Q अपॉन, इसको यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट R। ओके, अब चेंज क्या है? चेंज आपको ऐसे दिया जाएगा कि मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, और उस पॉइंट चार्ज को आपने एक शेल के बीच में रख दिया, कंडक्टिंग शेल के ऊपर बीच में रख दिया। देखिए सेंटर पे अगर आप रख देते तो क्या सिचुएशन बनेगी वो देखते हैं। तो अभी क्या है सेकंड सिचुएशन, एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में एक शेल रख दी गई। ये शेल है, ये जो मैं पोर्शन दिखा रहा हूँ कॉन्सेंट्रिक शेल का, वो बेसिकली कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग पार्ट है इसका। ये सॉलिड है तो इसको शेड कर देते हैं, ये पूरा कंडक्टर, ये कंडक्टर। ओके, अब आपको अगेन डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल्स के बारे में सोचना है, लेकिन उसको सोचने से पहले हम ये बोल देते हैं कि इसकी जो इनर रेडियस है वो A है, और जो आउटर रेडियस है वो B है। ये वाला जो पार्ट है ये कंडक्टर। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आउटसाइड फील्ड क्या होगी या इनसाइड फील्ड क्या होगी, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि ये जो शेल है ये क्यू की चार्ज पे, क्यू की जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे क्या इफेक्ट डालेगी। तो पहले समझ लेते हैं, ये क्यू चार्ज है, ठीक है, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये आइसोलेटेड चार्ज होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होनी चाहिए थी। अब आप एक शेल रख देते हैं और वो भी शेल जो है वो कंडक्टिंग है, तो एक इनर रेडियस ए का हो गया और ये आउटर रेडियस ए। अब समझिएगा मेरी बात, ये हो गया। अब क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रिक पार्ट है ये एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है। और कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो क्यों होती है? मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर प्लेस करेंगे, मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, तो होगा क्या कि इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इस साइड मूव करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन पे जो फोर्स लगेगी वो ई ई लगेगी, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये आपका फोर्स आ गया। ऐसा होने की वजह से होगा क्या कि इस कंडक्टर में इस साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस साइड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसके अंदर जो फील्ड है वो जीरो हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन है। हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फील्ड है वो जीरो होगी, तो अंदर फील्ड लाइंस नहीं होगी, अंदर फील्ड लाइंस नहीं होगी। ओके, बात आई समझ में? तो सेम सिचुएशन जो है वो इस शेल के अंदर भी होगी, यानी कि सबसे पहले तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो उनको हम हटा देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ये फील्ड लाइंस नहीं होंगी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। पोटेंशियल जीरो होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इट मे बी जीरो और नॉन जीरो। ओके, तो ये हमने इसके अंदर की फील्ड को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है अगर आप केयरफुली देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेंटर से स्टार्ट हो रही है और सरफेस पे टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पे सरफेस पे टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब जो अंदर सरफेस पे है वो माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए, इंड्यूस चार्ज कंडक्टर में इक्वल और अपोजिट होता है, तो यहाँ पे जो अंदर चार्ज आएगा वो माइनस क्यू आएगा और जो सरफेस पे चार्ज आएगा प्लस क्यू, क्योंकि सरफेस से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है और वो इन्फिनिटी तक जा रही है। और ये जो सरफेस है जो इसका कॉन्सेंट्रिक पार्ट है ये सॉलिड है, तो इसको शेड कर देते हैं, ये सॉलिड पार्ट है, इट्स अ कंडक्टिंग। इस कंडक्टिंग पार्ट के अंदर फील्ड जीरो होगी। न्यूमेरिकल करने के लिए ये डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस वाले पार्ट के अंदर जो फील्ड होगी वो जीरो, इस वाले पार्ट के अंदर फील्ड जीरो। तो अगर आप आपसे मैं पूछूं कि व्हाट आर द पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट तो मैंने ये ले लिया, मान लो ए पॉइंट जो r1 दूरी पर है, ठीक है, एक पॉइंट मैंने बी पॉइंट ले लिया जो कि r2 दूरी पर है, तो पोटेंशियल एट ए जो है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज आ जाएगा आउटर सरफेस पे, और बी पे भी पोटेंशियल नॉन जीरो होगा। अब आपने तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि शेल के अंदर जीरो है, लेकिन जब हम शेल के अंदर जीरो पोटेंशियल लिखते थे तो वहां पे अंदर चार्ज नहीं होता था, बट यहाँ पे सेंटर पे ऑलरेडी एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, जीरो तो नहीं है वो, और वो वैल्यू होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। तो अगर मैं ये रिलेशन यूज करूं डीवी बाई डी आर माइनस का, तो क्योंकि फील्ड जो है वो नॉन जीरो है, इसलिए मेरे पास जो चेंज इन पोटेंशियल है वो भी जीरो होगा और वी पे पोटेंशियल नॉन जीरो होगा। अब वो होगा क्या, वो हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू जो है वो सीखेंगे, तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं।
A hollow uncharged spherical conductor has inner radius A and outer radius B. आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन मैंने डायग्राम में दिखा हुआ है ये कंडक्टिंग है, ठीक है, ये कंडक्टर है पूरा। ओके, ये पूरा पार्ट जो है वो कंडक्टर है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इस पूरे पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बट इस पोर्शन में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसको। द पोजिशन a positive point charge plus q is placed at the center, is in the cavity at the center of the sphere. Find the electric potential VR everywhere assuming that V is zero at R is equal to infinity. तो इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल जीरो लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म तो है कि हमने जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज आएगा, तो इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, दैट इज माइनस क्यू। और आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो प्लस क्यू आएगा। कंडक्टर में जो इंड्यूस चार्ज आता है वो इक्वल एंड अपोजिट आता है, तो अंदर वाले पे माइनस क्यू, आउटर वाले पे प्लस क्यू। तो नेट इंड्यूस चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं आता, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अपीयर होता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू आ गया। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा, आपको पोटेंशियल एट एवरीवेयर निकालना है। अब एवरीवेयर का मतलब क्या है? एवरीवेयर का मतलब है कि आपको एक तो पोटेंशियल मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है ए पर, जो कि R1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस केस में जो स्मॉल r है वो a से छोटा है, यानी कि एक केस तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद आपको जो पोटेंशियल निकालना है वो मान लीजिए इस बी पॉइंट पर निकालना है, इस बी पॉइंट पर निकालना है। तो इस केस में जो आर है वो बेसिकली ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। और एक पोटेंशियल आपको निकालना है सी पॉइंट पर, इसका जो डिस्टेंस है वो आर है सेंटर से, ठीक है। तो ये आर जो है वो बड़ा होगा बी से। तो ये तीन केसेस आपको पोटेंशियल निकालने हैं। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर है। अब एक चीज और समझिए इसमें, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये पॉइंट P है और यहाँ पे आपको Q1, Q2 और Q3 चार से पोटेंशियल निकालना है। ये R1 दूरी है, ये इसकी R2 दूरी है, इसकी R3 दूरी है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो V1 का पोटेंशियल P पे, V2 का पोटेंशियल, Q2 का पोटेंशियल, Q3 का पोटेंशियल। आप लिखोगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, आप लिखोगे Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, आप लिखोगे Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। आपने क्या यूज किया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपने कहा इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा वो इसका निकाल लो, Q1 का निकाल लो P पर, Q2 का निकाल लो P पर, और Q3 का P पे। यानी कि इसका मैंने इस पॉइंट पे निकाला, इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकाला, इस चार्ज का पोटेंशियल मैंने इस पॉइंट पे निकाला। और नेट पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने उन तीनों को एल्जेब्रिक सम कर दिया उनका विद साइन, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन का वो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे तीन चार्जेस बन गए, एक प्लस क्यू सेंटर पे, माइनस क्यू इनर सरफेस पे, और प्लस क्यू आउटर सरफेस पे, जिसमें से माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों ही इंड्यूस चार्जेस हैं। दोनों ही क्या है? इंड्यूस चार्जेस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ये वाली चीज, तो इसको रब कर देते हैं, सॉल्विंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो सबसे पहले जो हमें पोटेंशियल निकालना है वो निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट सी व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी। चलिए पहला पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एट पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल होगा, तो सी पे जो पोटेंशियल है यानी कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी कि आउटसाइड अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द शेल, अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द शेल। तो आप इसको अलग अलग सोचो, अलग अलग से ऐसे सोचो कि मान लो ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, सिर्फ क्यू चार्ज होता तो इस पॉइंट सी पर आर दूरी पर पोटेंशियल क्या होता। तो मैं लिख दूंगा भाई ये पॉइंट चार्ज की वजह से ये होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब आप अलग से सोचो कि एक शेल है जो कि निगेटिवली चार्ज है, जिसके ऊपर क्या है माइनस क्यू चार्ज, क्या है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, और इसके सेंटर से ये सी पॉइंट आर दूरी पर है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होता V2 वो होता माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि स्फीयर के केस में चार्ज जो है वो सेंटर पे एक्यूमुलेटेड मान सकते हैं, क्योंकि इसका फील्ड का फार्मूला मैच करता है पॉइंट चार्ज का और शेल का। तो देखिए ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आप बड़े वाले शेल का सोच सकते हैं जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है बी रेडियस का, ये ए रेडियस का था, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि क्यू के बराबर है, ठीक है, ये क्यू के बराबर है, और आर दूरी पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं सी पे V3, तो ये मेरे पास आएगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो आपसे पूछूं मैं व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा, वो निकालने के लिए आप इन तीनों फिगर को सुपरपोज कर दो, यानी कि ये इसके ऊपर रख दो, ये वाला इसके ऊपर रख दो, ठीक है, तो ये वाली जो मेन फिगर है वही बन जाएगा सिचुएशन, एक के ऊपर एक रखते चले जा रहे हैं सिचुएशन में। तो नेट पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा V1 पोटेंशियल एट सी, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए आप इनको जोड़िए, V1 कितना है प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो प्लस और माइनस वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल एट सी जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा सी एट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर की वैल्यू बी से बड़ी या बी के बराबर, बी से बड़ी या बी के बराबर, ये नेट पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, किसके आउटसाइड द स्फीयर, ओके। इसको हम कर देते हैं, अब इसका हम पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट बी, ठीक है। अब जो हम पोटेंशियल निकालेंगे वो एट पॉइंट बी पे निकालेंगे, नोट करिए इसको। ओके, तो अब जो मैं हमें पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट बी पे निकालना है, ठीक है, और बी पॉइंट जो है वो लाइज इनसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है। तो यहाँ पे इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, तो इस पूरे पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो जीरो होगी इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल। तो द पॉइंट बी lies inside the conducting material, conducting material, the electric field, electric field
inside the conducting material inside the conducting material is zero. Inside the conducting material is zero. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, तो सरफेस ऑफ शेल पे पोटेंशियल क्या होगा वो निकालते हैं पहले। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट at a point on the surface of the shell, तो शेल की सरफेस पे क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम फाइंड आउट करते हैं इसको। तो आर की वैल्यू स्मॉल बी के बराबर होगी, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो स्मॉल आर है वो बी के बराबर है, और वो जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए इस पॉइंट को हम डी मार्क कर लेते हैं, तो ये पोटेंशियल एट डी हो। अब अगर आप डी से बी तक कोई भी चार्ज लेके जाते हैं किसी भी पास से क्यू नॉट से, तो क्या कोई वर्क डन होगा, या हमें बी पे पोटेंशियल निकालना है? तो हम यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम डी से बी की तरफ चले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, माइनस हमारा फाइनल पॉइंट हो गया वी बी, इनिशियल पॉइंट था डी, ठीक है। और जो हमारा आर है, डी आर जो है, जो हम छोटा सा डिस्टेंस चले डी से बी की तरफ, वो हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर के बराबर। तो आप देखेंगे कि हमारे पास वी बी माइनस वी डी जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि वी बी पे पोटेंशियल वी डी के बराबर हो जाएगा, और ये हमें निकालना था। तो वी बी पे पोटेंशियल हमारे पास होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, जो कि सरफेस पे था, जो कि सरफेस पे था। और ये रिलेशन वैलिड होगा जब आर बी कम और ए से ज्यादा होगा, यानी कि जो भी कंडक्टिंग रीजन है, जो भी जिसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल है, ए से लेके बी तक का जो रीजन है, उसमें जो है वो पोटेंशियल फिक्स रहने वाला है यहाँ से लेके यहाँ। यानी कि इस पूरे रीजन में अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, इस पूरे रीजन में इफ आई टॉक अबाउट द पोटेंशियल, तो वो जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो वी बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अंडरस्टैंड? चलिए अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं कि अब अंदर अंदर भी तो निकालना है, मतलब जो हमने ए पॉइंट लिया था विच इज इनसाइड दी शेल कैविटी, शेल के अंदर जो ये बीच में जगह है, जो बीच में ये स्पेस है, ये खाली है। तो एक पॉइंट ए जो है वो यहाँ पे लाई करता है 8 दूरी पे, तो वहां पे क्या पोटेंशियल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एट ए हमें निकालना है, यानी कि आर जो है वो ए से छोटा है, यानी कि ये कंडीशन बच रही है हमारी। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं, मान लो एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे है और आप उसको किसी भी आर्बिट्री पास से मूव करके सरफेस तक ला रहे हैं। तो जब आप इसको मूव करा रहे हैं तो ये जो चार्ज है ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से कुछ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो पोटेंशियल कराएगा। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा आ जाता था, ये डी पॉइंट होता था, विच इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और मान लो इस पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल निकालते थे, जो कि मान लो सेंटर से आर दूरी पर था, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आता था हमारे पास
वो आर के टर्म्स में आ जाता था और वो पोटेंशियल की वैल्यू होती थी V अपॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल होगा वो जीरो है ना, कम हो रहा है, वो जीरो है, तो एट इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो। अब जब आप इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करेंगे तो इस केस में नो एडिशनल वर्क डन इज डन, नो एडिशनल नो एडिशनल वर्क इज डन, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, नो एडिशनल वर्क इज डन, वर्क इज डन, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, एडिशनल वर्क डन। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे था वही पोटेंशियल यहाँ तक मेंटेन रहेगा और यहाँ पे अंदर वाले पॉइंट पे भी जो है पोटेंशियल सेम होगा। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो होगा वी डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ तक इस सरफेस तक पोटेंशियल ये होगा। फर्दर आप चार्ज को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, फर्दर यू आर मूविंग चार्ज अहेड, आप चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक ए पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि अंदर ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू, वो इस क्यू नॉट के मूवमेंट पर फोर्स लगाएगा, तो यू नीड टू डू अगेन एडिशनल वर्क डन। तो जो पोटेंशियल यहाँ इस सरफेस पे था उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमें एडिशनल वर्क डन करना पड़ा है, तो हमारा पोटेंशियल जो है वो जो यहाँ पे है उससे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, और जीरो भी नहीं होगा क्योंकि अंदर इस रीजन में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्यू चार्ज, जो एक्चुअल चार्ज आपने सेंटर पे रखा है। अब आप उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करोगे और वो वर्क डन जो है वो पोटेंशियल को चेंज करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो है वो बेसिकली इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट सेंटर प्लस सुपरपोजिशन में लगा रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on spherical surface of radius small a plus electric potential due to electric potential due to charge distribution due to charge distribution on spherical surface of radius b कैसे? देखो, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जो सरफेस पे पोटेंशियल है यहाँ पे इस पॉइंट पर, ओके, तो अगर कुछ भी नहीं होता, ये अंदर वाला चार्ज नहीं होता, ये जो सरफेस पे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू नहीं होता सेंटर पे जो है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होता वो सिंपली जो है
Q अपॉन 4πε0b होता है। अब यहां से यहां तक जाने में कोई एडिशनल वर्क डन नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, लेकिन एक पोटेंशियल इस माइनस की वजह से भी आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे। ओके, फर्दर जब आप टेस्ट चार्ज को इस सरफेस से अंदर लेके जा रहे हो तो आप ये जो सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है इसके अगेंस्ट फील्ड, जो इसकी फील्ड है उसके अगेंस्ट भी तो वर्क डन करो, तो वो जो पोटेंशियल है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, या जो वर्क डन है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इसलिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज विच इज नोन एज पोटेंशियल विच इज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड। तो जो नेट पोटेंशियल है वो इन तीन पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, और ये हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही यूज कर रहे हैं। आप इसको तीन अलग अलग सिचुएशन से भी कर सकते हैं। आप ये मान लो अगर ये सिर्फ स्फीयर होता तो इसका पोटेंशियल क्या होता, सिर्फ ये एक माइनस चार्ज का स्फेरिकल शेल होती जिसकी रेडियस ए है, उसका पोटेंशियल क्या होता, और ये प्लस क्यू चार्ज होता तो उसका पोटेंशियल क्या होता। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये इजी है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ क्यू चार्ज होता, सेंटर पे क्यू चार्ज होता, तो उसकी वजह से इस पे पोटेंशियल क्या होता। तो इसको देख लेते हैं, इस तरीके से स्प्लिट करके भी देख समझ सकते हैं। तो ये अभी बाहर वाली शेल नहीं है, सिर्फ क्यू चार्ज है एक पॉइंट पर, है ना, क्यू सेंटर पे रखा हुआ है ना। और ये मान लीजिए ए पॉइंट इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो शेल के अंदर होना चाहिए। तो ए पॉइंट है, तो सिर्फ ये होता और मैं आपसे आंसर पूछता, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल लिखते v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि ये r दूरी पे। आप बोलते भाई हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो आप वो लिखते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बात है, अब आपने क्या किया कि इसके ऊपर एक शेल कंसीडर कर ली। वो शेल के ऊपर जो है एक शेल आपने कंसीडर की जिसकी अपनी रेडियस a के बराबर है। ओके, a के बराबर रेडियस है और इस शेल पे निगेटिव चार्ज है। तो सिर्फ ये शेल होती, अब शेल, इस शेल है, शेल की सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो होता Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। अब शेल के अंदर पोटेंशियल वही रहता है, इस शेल के अंदर जो इसका अपना पोटेंशियल होगा वो वही होगा, तो ये पोटेंशियल इस पॉइंट पर एड ऑन हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पोटेंशियल है सरफेस वाला वो इस पे जुड़ जाएगा, जुड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो वो जो आपका यहाँ पे साइन आएगा वो निगेटिव आएगा। आप यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देंगे, ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, क्योंकि जो इस शेल के सब अलग अलग पॉइंट चार्ज को अलग कंसीडर कर रहे हैं, शेल को अलग कंसीडर कर रहे हैं। अब जो शेल की सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो शेल के अंदर भी होगा, और जो ये वाला पोटेंशियल है ये इस चार्ज की वजह से जो सेंटर पे रखा हुआ है। ओके, अब इसके ऊपर एक शेल और रख देते हैं, एडिशनल शेल जो कि रेडियस b की है। तो एक एडिशनल शेल मैंने कंसीडर की जो कि रेडियस b की है, इसका रेडियस क्या है b, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो आप जानते हैं प्लस क्यू अपॉन, तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, इसकी अपनी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अब जो शेल की सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही शेल के अंदर होता है, तो पॉइंट ए पर इस शेल का जो पोटेंशियल है वही होगा जो सरफेस पे होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। एंड दिस इज योर आंसर एट पोटेंशियल एट ए। तो इसको पोटेंशियल एट figure shows two concentric conducting shells R1 R2 of radius R1 and R2। ठीक है, तो इनकी जो रेडाई है वो R1 एंड R2 है। इसको लिख लेते हैं, ऑफ रेडाई R1 एंड R2, shells of radii R1 and R2। ठीक है, R1 R2 कह रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्जेस Q1 and Q2 respectively, find the expression for the potential on each shell।
तो अब इच शेल का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अगर मैं ए पॉइंट इस पे ले लूं और बी पॉइंट इस पे ले लूं, तो मुझे जो है वीए की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, एंड वीए की वैल्यू, यानी कि हर जो शेल दे रखी है उन पे पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, जो इनके शेल का जो बीच का स्पेस है, ये वाला, ये जो स्पेस है ये वैकेंट है, ये खाली नहीं है। पिछली प्रॉब्लम में क्या था, ये पूरा कंडक्टर था, है ना, तो वो कंडक्टिंग शेल थी जिसकी थिकनेस थी, इनर रेडियस ए थी और आउटर रेडियस बी थी। बट इस केस में ये शेल अलग है, ये शेल अलग है और इनके बीच में फ्री स्पेस है, कोई मेटल नहीं है। तो ये समझना जरूरी है प्रॉब्लम को करने से पहले। ठीक है, तो ये जो इनके बीच का जो स्पेस है वो फ्री स्पेस है, इट्स फ्री स्पेस। ठीक है, तो हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो बी पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बी पॉइंट है वो बेसिकली जो R2 रेडियस है, R2 रेडियस का शेल है उसकी सरफेस पे लाई कर रहा है, और वही बी पॉइंट जिस शेल की रेडियस R1 है उससे बाहर लाई कर रहा है, तो उस पे दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। तो पहले इसको समझते हैं कि ये आउटर सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ये हमने जो R2 रेडियस की शेल है वो बना ली, इट्स अ शेल ऑफ R2 रेडियस। ये R2 रेडियस है, ये हमारा पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट बी, और इसके ऊपर चार्ज Q2 है। द चार्ज इज Q2, इसके ऊपर हमने जो चार्ज रखा है वो Q2 है। ओके, तो ये पॉइंट बी जो है वो इस शेल के सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ओके, सरफेस पे सरफेस की रेडियस आ जाती है। अब इसकी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ये जो पॉइंट बी है वो बेसिकली जो छोटा वाला स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है ऑफ रेडियस R1, उससे बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस पे हम चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं। इस पे Q2 Q1 चार्ज है इनर शेल पे, इस पे Q1 शेल हम मार्क कर लेते हैं, ये Q1 हो गया। ओके, और ये पॉइंट हमारा बी हो गया, और जो इसका डिस्टेंस है वो R2 हो गया, कि सरफेस पे तो इस वाले शेल से तो R2 हो गया। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा V2 वो आएगा Q1 चार्ज, और इस शेल से बाहर है एट डिस्टेंस R2, तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे, दोनों शेल्स का पोटेंशियल आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, यानी कि जो कि सरफेस ऑफ शेल, जो बड़ी शेल है सेकंड शेल, तो वी बी इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये दोनों पोटेंशियल आपस में जुड़ जाएंगे। ये होगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ओके, दोनों जगह R2 आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब पॉइंट ए पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी कि जो इनर शेल है उसकी सरफेस पे। तो इनर शेल बनाते हैं पहले। ये इनर शेल है ऑफ रेडियस R1। ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो Q1 है,
Q1 चार्ज है इन शेल पे, और ये जो पॉइंट है ए, वो इसकी सरफेस पे लाई कर रहा है ए। तो आप जानते हैं अगर कोई पॉइंट सरफेस पे है तो उस पर पोटेंशियल का फार्मूला होता है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा V1 वो हम लिखेंगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्योंकि सरफेस पे लाई कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए पॉइंट जो बड़ी वाली शेल है उसके अंदर लाई कर रहा है, तो वो वाला डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी बड़ी वाली शेल हो गई, ठीक है, इसकी रेडियस हो गई R2, लेकिन जो पॉइंट ए है वो इसके अंदर लाई कर रहा है ए, ठीक है, और इसकी ये पॉइंट ए है हमारे पास, और ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है, ठीक है। तो ये दिस इज द पॉइंट ए, और इसकी जो दूरी है सेंटर से वो है R1, R1 डिस्टेंस पर है सेंटर से। इस शेल के ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है, बड़ी वाली शेल के ऊपर, दिस इज Q2 शेल, Q2 चार्ज है इसके ऊपर। अब शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो उसकी सरफेस पर होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा V2 वो होगा Q2 चार्ज तो शेल का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, क्योंकि जो इसकी सरफेस पे होगा वही ए पे होगा, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वी ए इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर देते हैं, दोनों पोटेंशियल को जोड़ देते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते हैं। तो हमने कहा V1 प्लस V2, ये हो जाएगा आपका Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ओके, क्लियर है। और हमारा पोटेंशियल एट बी क्या था, वो था हमारा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कंपेयर VA एंड VB, तो आप बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इजिली कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है ए वाला, ये VA हो गया, ओके। तो Q2 वाला Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये सेम है, इनमें ये Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो कंपैरिजन हमें करना है वो इसके बेसिस पे करना है, ये है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, जबकि ये है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब क्योंकि हमारा R1 लेस देन है तो हमारा पोटेंशियल जो है VA का पोटेंशियल ग्रेटर होगा VB से, यानी कि द पोटेंशियल ऑफ इनर शेल, दिस इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ inner shell is greater than the electric potential of outer shell of outer shell, और ये हमेशा वैलिड होगा। इनर शेल का पोटेंशियल आउटर शेल से ज्यादा होगा, और ये जो बात है वो हमेशा वैलिड होगी। अंदर वाली शेल का पोटेंशियल बाहर वाली शेल से ज्यादा होगा। ओके, तो इसमें मैं एक सिचुएशन और बताऊंगा आपको, देखिए। तो हमारी जो सिचुएशन थी वो ये थी, रीड्रॉ कर लेते हैं उसको। ये इनर शेल थी जिसकी रेडियस R1,
ठीक है, और जिसपे जो चार्ज था वो Q1 था। ठीक है, और एक आउटर शेल थी हमारी जो कि रेडियस R2 की थी। ये होगी, ये रेडियस R2 की है। ओके, इस पे जो चार्ज था वो Q2 था हमारा। अब हमें ये पता है कि इनर शेल हायर पोटेंशियल पे है, आउटर शेल लोअर पोटेंशियल पे है। इनर शेल हायर पोटेंशियल पे होती है और आउटर शेल लोअर पोटेंशियल पे होती है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Q2, और इस पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे, हमने इस पे पॉइंट्स लिए थे A और B। अब क्योंकि शेल है तो जो पोटेंशियल A पर है वो पूरी इनर शेल पे होगा, पोटेंशियल ये B पर है। ठीक है, तो अगर इन दो शेल्स को मैं कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, क्या है ये कंडक्टिंग वायर, ये क्या है कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा? ठीक है, तो इस केस में द चार्ज will flow from will flow from inner shell flow from inner shell to towards outer shell, towards outer shell. Reason: current flow from higher potential, current flow from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, higher potential to lower potential. Okay, क्या? And this flow of charge, this flow of charge this flow of charge will stop, charge will stop when both the shells, when both the shells achieve common potential, when both the shells achieve common potential। ठीक है, यानी कि जब इन दोनों चार्ज ट्रांसफर की वजह से होगा क्या कि आउटर शेल का पोटेंशियल बढ़ेगा और इनर का घटेगा, क्योंकि इनर पे चार्ज कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, Q/4πε0r होता है। समझ लेते हैं इसको। तो देखो कोई भी पोटेंशियल ऐसे होता है ना, अगर इस पे जो चार्ज है इसकी वजह से इसका पोटेंशियल है, तो जब ये चार्ज इस वायर के थ्रू आउटर शेल पे जाएगा तो इस पे चार्ज हो रहा है कम, तो इसका ओवरऑल पोटेंशियल घटेगा, इसका बढ़ेगा। पहले क्या था, इसका ज्यादा था और इसका कम था, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये दोनों कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेंगे, और उस सिचुएशन में ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो ए से बी या इनर शेल से आउटर शेल की तरफ नहीं जाएगा, रुक जाएगा। ओके।